हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल हब। इस वीडियो के लिए बहुत कमेंट्स आए थे कि मैम आप सीएमए पे भी नोट्स बनाए, सीएमए पे भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन दे। तो हियर आई एम विद द वीडियो। ये चैप्टर नंबर 8 है। एसएम का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये फर्स्ट पेज में मैं आप बता दे रही हूँ उसमें क्या क्या है। स्ट्रैटेजी इज अ सेट ऑफ गोल डायरेक्टेड एक्शंस ऑफ फर्म takes to gain and sustain superior performance relative to competitors. To achieve superior performance, companies compete for resources. A strategy is good when it enables a firm to achieve superior performance. It consists of three elements: competitive advantage, address the competitive challenge, and actions to implement the firm's guiding policy. स्ट्रैटेजी के बारे में बताया है कि स्ट्रैटेजी एक सेट है गोल ओरिएंटेड एक्शंस का, गोल डायरेक्टेड एक्शंस का, जिससे हम लोग गेन कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं सुपीरियर परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव चैलेंज गेन कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, एक्शंस टू इम्प्लीमेंट अ फर्म्स गाइडिंग पॉलिसी। आगे भी स्ट्रैटेजी के बारे में अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, तो मैं उधर से पढ़ा रही हूँ। स्ट्रैटेजी अलग से दिया हुआ है, मैं यहाँ से पढ़ा रही हूँ आपको। द टर्म स्ट्रैटेजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेजिया। ये एमसीक्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एज अ नोट एमसीक्यू करके इसे हाईलाइट किया हुआ। स्ट्रैटेजिया का मतलब होता है जनरलशिप। ऑल्दो द वर्ड इज ग्रीक, येट द कॉन्सेप्ट हैज इट्स ओरिजिन्स फ्रॉम द क्लासिक द आर्ट ऑफ वॉर रिटन बाय सुन त्जू, रिटन अबाउट 500 BC। ये आप लिख सकते हैं। अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आपसे पूछा जाए कि डिफाइन स्ट्रैटेजी, तो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि ग्रीक वर्ड से डिफाइन हुआ है स्ट्रैटेजी, जिसका मतलब जनरलशिप होता है। रिटन बाय सुन त्जू लिख सकते हो, ठीक है। और स्ट्रैटेजी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्ट्रैटेजी इज टू प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्ट्रैटेजी बनाने का मतलब ये होता है कि कैसे हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे और कैसे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। The following are some of the characteristics of strategy or strategic decisions. Strategy is likely to be concerned with the long-term direction. Strategy जो होता है वो आपका long-term direction के लिए होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। स्ट्रैटेजी डिसीजंस जो होता है आपका अचीव करता है सम एडवांटेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ओवर कॉम्पिटिटर्स। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन, स्ट्रैटेजी क्या होता है, वो हमारा उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने में हेल्प करता है हमारे कॉम्पिटिटर्स से। Strategic decisions are concerned with the scope of organization activities. Strategy can be seen as matching the resources and activities to the environment in which it operates. फोर्थ पॉइंट का मतलब है कि स्ट्रैटेजी तुम्हारा सिर्फ बनाने से नहीं होता। अगर तुम उस एनवायरमेंट में हो ही नहीं, जिस एनवायरमेंट के लिए तुम स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो उस एनवायरमेंट में जब हो ही नहीं, तो फिर उस स्ट्रैटेजी बनाने का क्या? जो आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो वो आपका एनवायरनमेंट और आप जिस बिजनेस में उससे रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप स्ट्रैटेजी किसी और प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो और आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज का, तो वैसे आपका कंपनी नहीं चलेगा। वैसे स्ट्रैटेजीज नहीं होना चाहिए। स्ट्रैटेजीज शुड बी रेलिवेंट। स्ट्रैटेजीज हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज बताती है और कैपिटलाइज करती है। स्ट्रैटेजी में रिक्वायर मेजर रिसोर्स चेंज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजी जरूरी नहीं है जो स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते आ रहे हैं अपने पास्ट में वो स्ट्रैटेजी फ्यूचर में भी फ्रूटफुल हो। तो इसलिए ये बताया गया कि अगर मेजर चेंजेस करने पड़ते हैं स्ट्रैटेजी में तो हमें वो करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन को इन फ्यूचर लॉस ना फेस करना पड़े। तो इन सब से आप समझ सकते हो कि स्ट्रैटेजी क्या है। तो द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स From the characteristics, one can easily understand the consequences that are likely to arise from the strategic decisions. The following are the consequences of the characteristics of strategy or strategic decisions. मतलब सबके अगर हर स्ट्रैटेजी सबके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो स्ट्रैटेजीज के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है या क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है वो दिया हुआ है, वो एक बार गो थ्रू करते हैं। कॉम्प्लेक्स होता है नेचर वाइज। अनसर्टेनिटी होता है। अनसर्टेनिटी का मतलब कि आपको नहीं पता कि किस मोमेंट क्या चेंज हो जाए। Likely to demand an integrated approach, manage changes, relationships and networks outside the organization. Strategic decision will very often involve change in organization. Strategic decision होने से बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट होता है, ज्यादा की चेंजेस हो ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत सारा रिलेशनशिप को आपको मैनेज करना पड़ता है आउटसाइडर्स के साथ।
मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल, जिसको हम लोग ऑपरेशनल लेवल स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी आपका 3 चीज में फिट होता है, 3 मेन कैटेगरीज होते हैं उसके, स्टेबिलिटी, ग्रोथ और रिट्रेंचमेंट, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इट इज कंसर्न विद द ओवरऑल पर्पस। इसमें क्या होता है कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजर्स, टॉप लेवल भी आप बोल सकते हो कि टॉप लेवल स्ट्रैटेजी, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, सीईओ हो गया, फिर जाके आपका जो भी डिसीजंस इंपॉर्टेंट लेते हैं कंपनी के फ्यूचर के लिए, वो सारे लोग किस में आते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में आते हैं। कॉर्पोरेट कंसर्न विद द ओवरऑल पर्पस एंड स्कोप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ वैल्यू विल बी एडेड टू डिफरेंट पार्ट्स एंड प्रोडक्ट लाइन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज टिपिकली फिट विद इन द 3 main categories: stability, growth, and enrichment. Decisions include investment and diversification, vertical integration, acquisitions. आपको किस कंपनी के साथ मर्ज करना है, किसको एक्वायर करना है, कैसा न्यू वेंचर क्रिएट करना है, क्या क्या मैक्सिमाइजेशन करना है रिसोर्सेज का, ये सारी चीजें जो डिसीजंस होते हैं, कितना इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में प्रॉफिट होगा, किस कंपनी में लॉस होगा, ये सारे डिसीजंस कौन लेता है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट है बिजनेस स्ट्रैटेजी। बिजनेस स्ट्रैटेजी बताता है कि इट इज अबाउट हाउ टू compete सक्सेसफुली इन अ पर्टिकुलर मार्केट। वो बताता है कि आप कितना compete कर सकते हो, कैसे compete कर सक्सेसफुली एक पर्टिकुलर मार्केट में। इट emphasizes improvement of the competitive position of an organization's product or service in the specified industry and market segment served by that business unit. These strategies fit within the 2 overall categories, namely competitive and cooperative. इसमें क्या होता है, ये इंप्रूवमेंट लाता है कॉम्पिटिटिव पोजीशन का, कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करता है आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के थ्रू, जिस फील्ड में भी आप बिजनेस कर रहे हो, इंडस्ट्री के थ्रू हो या मार्केट सेगमेंट के थ्रू हो, जो भी आपका बिजनेस यूनिट है। और ये 2 चीज पे कैटेगराइज करता है, कॉम्पिटिटिव और कॉर्पोरेट। तीसरा स्ट्रैटेजी जो है वो आपका है फंक्शनल स्ट्रैटेजी। इसमें हम बताते हैं किस चीज से कंसर्न होता है, कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिलीवर इफेक्टिवली द कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, प्रोसेस एंड पीपल, concerned with developing and nurturing competence to providing a business unit with a competitive advantage. Strategies are taken at the functional level directed towards maximizing resource and productivity. ये आपका रिसोर्स और प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करता है। ये और भी मेजर जो नेसेसरी चेंजेस होते हैं जो डे टू डे लाइफ में होते हैं, वो फंक्शनल मैनेजर्स आपने सुना होगा कि हर फंक्शन डिवाइड होता है कि किस मैनेजर को कितना काम करना है, वो अकॉर्डिंगली काम करता है। तो एक फंक्शनल स्ट्रैटेजी होता है जिसमें लिमिटेड चीजें आती हैं। We mentioned that organization use all three types of strategy simultaneously. The term hierarchy of strategy, हर बिजनेस तीनों टाइप का स्ट्रैटेजी यूज करता है, उसका हायरार्किकल पोजीशन अलग हो सकता है। मेनली फॉर द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बिजनेस स्ट्रैटेजी टॉप पे है और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी डाउन उसके नीचे है और फंक्शनल स्ट्रैटेजी थर्ड पे है। एज अ वाइस वर्सा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। ये हर कंपनी फॉलो करता है ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाने में सपोर्ट कर सके, कॉम्पिटिटिव रहने के लिए, और सपोर्ट कर सके बिजनेस स्ट्रैटेजीज को मेंटेन करने। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इट रिफर्स टू अ सेट ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस एंड एक्शंस दैट डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रैटेजी जो हम लोग बनाते हैं वो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए ऑर्गेनाइजेशन का बनाते हैं। इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो होता है, मीन्स ऑब्जेक्टिव होता है फोकस ऑन कॉम्पिटिशन, सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एज द प्राइमरी गोल ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में 4 पॉइंट्स है: एनवायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। एनवायरमेंटल स्कैनिंग में आप मॉनिटर करते हो, रेफर करते हो, इवैल्यूएट करते हो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट्स को और रिलेट करते हो ऑर्गेनाइजेशन से। इसका पर्पस होता है, द पर्पस इज टू आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एलिमेंट्स दैट विल शेप द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द रेंज ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल फॉर एनवायरमेंट स्कैनिंग इज वाइड। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या करता है, मॉनिटर करता है, इवैल्यूएट करता है इंफॉर्मेशन को एक्सटर्नल से इंटरनल इन्वायरमेंट में। इसका पर्पस होता है कि स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स जो कि इंटरनल आप क्या कर रहे हो और एक्सटर्नल क्या कर रहे हो उसको एक तरीके से सिमिलर रखना, एक तरीके से एक फ्रूटफुल जर्नी के लिए ऑर्गेनाइजेशन का रिलेट करना। इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कि स्ट्रैटेजीज में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि इंटरनल स्ट्रैटेजी आपकी कुछ और है, एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी कुछ और है। अगर वैसे रहेगी तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देगा ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। इट रिफर्स क्या रिफर करता है, लॉन्ग रेंज प्लान्स के लिए रिफर करता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए होता है, एनवायरमेंटल के अपॉर्चुनिटीज को बताता है, थ्रेट्स को बताता है, वीकनेस को बताता है, जो हमने पहले भी पढ़ा है स्वॉट एनालिसिस, हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। क्या करता है, ये डिफाइन करता है मिशन, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में, ऑब्जेक्टिव सेट करता है, डेवलप करता है स्ट्रैटेजीज और पॉलिसी गाइड।
स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में आप एग्जांपल ले सकते हो सीएमए का एग्जाम का प्रिपरेशन, मतलब हम प्लान करते हैं, टाइम टेबल्स बनाते हैं, शेड्यूल करते हैं कि हम इस टाइम पे ये पढ़ेंगे वो करेंगे, फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं। उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तब बहुत लोग गिव अप कर देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इस पे क्या आ रहा है, स्ट्रैटेजी। इसमें जो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन बताता है कि जो भी आपने फॉर्मुलेट किया है, जो भी आपने लिखा है कि मैं ये चीजें करूंगा या करूंगी, वो चीज को इम्प्लीमेंट करने की बारी है। जैसे मैंने बनाया कि मैं 10 से 12 घंटे पढ़ूंगी, ये मैंने फॉर्मुलेट किया, बट आफ्टर द टाइम एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आई एम जस्ट स्टडिंग टू 2 to 3 hours और 4 to 5 hours. तो दैट इज नॉट द प्रॉपर एग्जीक्यूशन और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान विच यू फॉर्मुलेटेड। उसी चीज को बताया मैंने, उसे एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। लेट्स सी व्हाट इज रिटन इन बुक। It is the process by which strategies and policies are put into practice through the development of programs, budgets and procedures. Programs, budgets and procedures जो वही चीजें मैंने बताया कि टाइम टेबल के थ्रू आप देख सकते हो एनालाइज। डे टू डे डिसीजंस, ऑब्वियसली डे टू डे आप जितना मेहनत करोगे उसी का रिजल्ट आपको मिलता है। डे टू डे डिसीजंस होता है, एलोकेशन होता है। मिडिल लेवल और लोअर लेवल को हम इसमें कंसिडर करते हैं और टॉप मैनेजमेंट रिव्यू करता है। इसमें एक्शंस लेना पड़ता है, ऑब्वियसली खाली सिर्फ फॉर्मुलेशन से काम नहीं चलेगा इफ यू आर नॉट टेकिंग एक्शन। वही चीज आपको स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में बताया है। अब आते हैं इवैल्यूएशन एंड इसमें क्या बहुत अच्छी लाइन है, द एक्चुअल परफॉर्मेंस आर कंपेयर टू द डिजायर्ड परफॉर्मेंस एंड करेक्टिव एक्शंस आर टेकन टू रिजॉल्व प्रॉब्लम। मतलब आपने परफॉर्म किया है 5 चैप्टर, आपने टारगेट लिया था कि 10 चैप्टर फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। आपने कहा कि मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को खत्म करूं जिसमें 10 चैप्टर्स है, बट एट द एंड ऑफ द मंथ यू हैव कंप्लीटेड विद ओनली 5 चैप्टर्स। तो वो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया 5 चैप्टर्स और डिजायर्ड परफॉर्मेंस हो गया 10 चैप्टर्स। तो आपको क्या क्या करेक्टिव एक्शंस लेने, करेक्टिव एक्शंस यहाँ पे आप क्या लोगे, आप देखोगे कि कहाँ आपकी एफिशिएंसी कम हुई, कहाँ आपको मेहनत करने की जरूरत है, अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, और वो ऐसे वही सब करके आपको अपना प्रॉब्लम को रिसॉल्व करना है। द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द वीकनेस एंड लुकेंस ऑफ द प्रीवियसली इंप्लीमेंटेड स्ट्रैटेजिक प्लान एंड देयरबाय स्टिमुलेट्स द एंटायर प्रोसेस टू बिगिन अगेन। उसके बाद आपको चेंजेस करने पड़ते हैं स्ट्रैटेजी में कि क्या स्ट्रैटेजी आपके लिए फ्रूटफुल है कि नहीं। एग्जाम्पल मैंने बताया कि आपने 5 चैप्टर एट द एंड ऑफ द मंथ किया, तो वो 5 चैप्टर जो बचे हुए हैं रिमेनिंग, उसको आप कैसे फॉर्मुलेट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो उसके लिए आप नई स्ट्रैटेजी बनाते हो। तो वही चीज दिया हुआ है। नेक्स्ट यूनिट इज अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी विद विजन, मिशन एंड कल्चर। विजन, इट इज द डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप अपने आप से पूछते होंगे, आपसे कोई फ्रेंड लोग, आप लोग डिस्कस करते होंगे कि वेयर यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट अपकमिंग 5 years। तो ये आपका क्या होगा, विजन, कि आप अपने को आने वाले 5 साल में कहाँ देख रहे हो। जैसे एक सीएमए बनते हुए देख रहे हो, सीए बनते हुए देख रहे हो, एक सीईओ बनते हुए देख रहे हो, एंटरप्रेन्योर, मेनी अदर थिंग्स। तो विजन क्या होता है कि अभी से लेके, प्रेजेंट से लेके फ्यूचर देखना, तो वो हो गया विजन। विजन कैसा होना चाहिए, आप कंपनी का विजन के बारे में बता रहे हैं। It is an aspiration around which a strategy, perhaps a chief executive, might seek to focus the attention and energies of members of the organization. It is a vividly descriptive image of what company wants to become in the future. फ्यूचर में कंपनी कैसा बनना चाह रहा है, आने वाले 5 से 10 साल में कंपनी अपने आप को कहाँ लाई करता वो देख रहा है। अगर आपकी कोई बेबी कंपनी एज एन एंटरप्रेन्योर, तो आप अपनी कंपनी को आने वाले 10 साल में कहाँ देख रहे हो, कितने कॉम्पिटिटर्स से आप कम्पीट कर रहे हो। ये होता है एक फ्यूचर विजन जो हम लोग देखते हैं। कंपनी का विजन कैसा होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, क्रेडिटेबल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो कि फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन का कंडीशन जो बताए कि अभी वो प्रेजेंट से उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा। अगर इसको नॉर्मल एग्जांपल से ले तो अभी you guys are a CMA student, but after 5 years you will be a CMA. You'll have a prefix of CMA in front of your name. तो वो क्या हो गया, एक विजन। तो अभी से वो फेज ज्यादा बेटर होगा, तो वो क्या हो गया आपका Product oriented vision statements define a business in terms of a good or service provided. Customer oriented vision statement defines in terms of providing solutions to customer needs. Product oriented में आपका विजन कैसा होना चाहिए कि आप गुड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, और कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस में आपका क्या होना चाहिए कि आप कितने जल्दी कस्टमर के नीड्स को फुलफिल कर रहे हो, और क्या क्या सोल्यूशंस जो है कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस आइडेंटिफाई कर रहे हो। इसमें से आप विजन में लिख सकते हो नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नाइक का लिख सकते हो कि टू ब्रिंग इनोवेशन एंड इंस्पिरेशन टू एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड। अमेजन का लिख सकते हो टू बी अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। फेसबुक का लिख सकते हो टू मेक द वर्ल्ड मोर ओपन एंड कनेक्टेड। किसी का भी आपको मन करे तो आप उसका विजन लिख सकते। विजन होने का बेनिफिट्स क्या, विजन कैसा होना चाहिए, एक विजन ऐसा होना चाहिए जो इंस्पायर करे,
इंस्पायर करे, मोटिवेट करे आपको। विजन रिप्रेजेंट्स अ डिसकंटिन्यूटी, अ स्टेप फंक्शन एंड अ जंप अहेड सो दैट द कंपनी नोज व्हाट इट इज टू बी। विजन क्या होता है? एक ऐसा ड्रीम होता है कि वो एक स्टेप आगे होता है हमारा प्रेजेंट से, जो हमें कनेक्ट करते हैं। गुड विजन क्या होना चाहिए? क्रिएशन होना चाहिए कंपनी का आइडेंटिटी को एक सेंस होना चाहिए। विजन एक यूनिक होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल से मतलब ऐसा नहीं कि हाइपोथेटिकल कुछ भी आप अज्यूम कर लो, नो, इट शुड बी प्रैक्टिकल, लॉजिकल, यूनिक, कॉम्पिटिटिव। ये होना चाहिए आपका विजन। विजन क्या होना चाहिए? रिस्क टेकिंग होना चाहिए जो एंटरप्रेन्योर्स लेते हैं। विजन क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म थिंकिंग, जैसे बताया मैंने कि फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। कस्टमर ओरिएंटेड विजन होना चाहिए। विजन रिप्रेजेंट करना चाहिए इंटीग्रिटी, जेन्युइन होना चाहिए और उससे बेनिफिट मिलना चाहिए लोगों को। तो ये सारे आपके हैं इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ अ विजन। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसे याद कर। जस्ट लाइक विजन, मिशन। मिशन आपको बताता है कि आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो। विजन क्या होता है कि कंपनी या प्रेजेंट बिजनेस के बारे में बताता है कि उसका क्या पर्पस है एट प्रेजेंट, ठीक है। As mentioned, mission statement defines the fundamental unique purpose that sets a company apart from other firms of its type and identifies the scope or domain of the company's operation in terms of product offered. A mission statement may also include the firm's values and philosophy about how it does business and treat its employees. मिशन आपका बताता है कि आपकी वैल्यूज क्या है, आपकी फिलोसफी क्या है, आप कैसे बिजनेस रन करते हो, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कैसे ट्रीट करते हो अपने एम्प्लॉइज। जस्ट लाइक विजन, मिशन भी आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेड और कस्टमर ओरिएंटेड होता है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस डेफिनेशन फोकस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड एंड द मार्केट सर्व, नॉट ऑन which kinds of customer needs the product are satisfying. प्रोडक्ट ओरिएंटेड क्या होता है कि आप कैसा प्रोडक्ट जो बेच रहे हो मार्केट में कैसे सर्व हो रहा है और आपका कस्टमर को आप कैसे सेटिस्फाई कर रहे हो अपने प्रोडक्ट से, वो चीज। कस्टमर ओरिएंटेड व्यू ऑफ कंपनीज बिजनेस फोकस ऑन कस्टमर नीड्स रादर देन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर सेटिस्फाइंग दोस नीड्स। कस्टमर सेंट्रिक क्या होता है? वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है कस्टमर्स का, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आप डील कर रहे हो कस्टमर सेंट्रिक में, वो एक सोल्यूशन होता है। मिशन में भी आप लिख सकते हो अलीबाबा टू मेक इट इजी टू डू बिजनेस एनीवेयर, इसका मिशन स्टेटमेंट है। गूगल का टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। तो मिशन में आप लिख सकते हो कि मिशन आपका प्रेजेंट के बारे में बताता है, हु वी आर एंड व्हाट वी डू। मिशन भी आपका कैटेगराइज होता है दो चीजें, प्रोडक्ट और कस्टमर ओरिएंटेड, ठीक है। मिशन भी आपका यूनिक होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, रिसॉल्व करना चाहिए प्रॉब्लम्स को। मिशन आपका क्या चीज से डील करता है? मिशन आपका क्या चीज बताता है कि आप कैसे अपने एम्प्लॉयज को डील कर रहे हो, आपकी वैल्यूज क्या है, आपके कल्चर्स क्या है, वो चीज बताता है। उसके बाद आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ओरिएंटेड में प्रोडक्ट कैसा, मार्केट में आपका प्रोडक्ट का नाम कैसा है। कस्टमर में आप लिख सकते हो कि वो कस्टमर ओरिएंटेड में वो जो प्रोडक्ट आप जो बेच रहे हो वो एक सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम सॉल्व करने का। और मिशन स्टेटमेंट में आप अलीबाबा, गूगल, स्पेसएक्स और बेटर वर्ल्ड बुक्स जो आपको पसंद हो आप लिख सकते। नेक्स्ट इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आपको बताता है कि क्या आपका बिलीफ सिस्टम है, आप क्या शेयर करते हो अपने एम्प्लॉयज के साथ, क्या है आपका टेक एंड ग्रांटेड फैशन ऑर्गेनाइजेशन का इटसेल्फ के साथ और उसके एनवायरनमेंट के साथ। ये टेक फॉर ग्रांटेड बेस्ड होता है, इसके अंदर 4 पॉइंट्स आते हैं आपके वैल्यूज, बिलीव्स और बिहेवियर्स और टेक फॉर ग्रांटेड अजम्पशंस। ये ड्राइंग भी आप बना सकते हो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में। लेट्स कम टू वैल्यूज। वैल्यूज बता रहा है, वैल्यूज आर कॉमनली सीन एज द बेडरॉक ऑफ अ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, द सेट ऑफ वैल्यूज, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट कंट्रोल हाउ एम्प्लॉयज वर्क टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड गोल्स। वैल्यूज बताता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप कैसे अपने एम्प्लॉयज के साथ वर्क कर रहे हो, कैसे ऑर्गेनाइजेशन अपना मिशन और गोल्स को अचीव कर रहा है, ये चीज आपको वैल्यू बताता है। वैल्यू commonly seen as an important source of its competitive advantage. competitive advantage gain करने में वैल्यू, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वैल्यू आपको इजी है आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये क्या स्टेटमेंट सेट करता है, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजीज। वैल्यूज आपका वैग नहीं होना चाहिए, वैल्यू जो आप सर्व करते हो वो आपका वैग टर्म्स में नहीं होना चाहिए, जैसे कि सर्विस टू द कम्युनिटी और ऑनरिंग इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब उसको देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अनप्रोफेशनल है। इज द अनदर थिंग, बिलीव बताता है they can typically be discredited in how people talk about issues the organization faces.
में आप लिख सकते हो बिलीव दैट द कंपनी शुड नॉट ट्रेड विद पर्टिकुलर कंट्रीज और दैट प्रोफेशनल स्टाफ शुड नॉट हैव देयर प्रोफेशनल एक्शंस अप्रेज्ड बाय मैनेजर। एक बिलीव होना कि आपका कंपनी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर रहा है जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है या जिसका बिलीफ सिस्टम अच्छा नहीं है। मतलब ऑपोजिट अगर बिलीफ सिस्टम है तो आप ऐसे कंपनी के साथ ट्रेड करोगे जैसे कि जैन जो है, जैन कम्युनिटी जो है वो नहीं चाहेगा कि वो नॉनवेज कम्युनिटी के साथ टाई अप करे या मर्ज हो। तो उसका वो बिलीफ सिस्टम है कि जैन लोग नॉनवेज नहीं खाते, दे आर स्ट्रिक्टली, वो लोग तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, बट नॉनवेज क्या है, आपको हर गली में नॉनवेज खाने वाले लोग हर जगह मिलते हैं। तो वैसा बिलीव आपको कॉन्ट्रडिक्ट होगा, तो इस वजह से आपके एथिकल वैल्यूज डिस्टर्ब होंगे और एथिकल टेंशन और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। तो वैसा हमें नहीं करना चाहिए। Behaviors are the day-to-day way in which an organization operates and can be seen by people both inside and outside of the organization. This includes the work routine, how the organization is structured and controlled, and software issues around symbolic behavior. Behaviors आपका डे टू डे बताता है कि आपका कैसा बिहेवियर है इंटरनली और एक्सटर्नली टुवर्ड्स द कंपनी, कैसा आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मतलब जस्ट बिकॉज आप कंपनी के प्रीमाइसेस के अंदर हो तो आप अच्छा बोल रहे हो, एंड व्हेन यू आर आउट यू आर टेलिंग रबिश अबाउट द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन इन विच यू आर वर्किंग। तो वैसा बिहेवियर आपका नहीं होना चाहिए। Taken for granted assumptions are the core of an organization culture. They are the aspects of organization life which people find difficult to identify and explain. एथिकल बिहेवियर से आप खुद समझ रहे होंगे कि एथिक्स को आपको भूलना नहीं चाहिए। जो भी एथिक्स होते हैं कंपनीज में कि आप इक्वालिटी पे लाइक करेंगे, आप पार्शियलिटी नहीं करेंगे, आप सबको डोमिनेटिंग वाला कैरेक्टर नहीं रखेंगे, तो ये सब आपका किस में आ गया, एथिकल बिहेवियर में आ गया। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ बिजनेस मस्ट एक्सप्लिसिटली आर्टिकुलेट वैल्यूज दैट प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन एथिकल बिहेवियर। मतलब जो भी आप एथिक्स बना रहे हो, जो भी आप एथिकल बिहेवियर अपने कंपनीज में डाल रहे हो, वो सारे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना चाहिए। डजंट मीन लाइक कि आपने बस रूल्स बना दिए हैं बट वो कोई फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा नहीं होना चाहिए। बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर दैट प्लेसेस अ हाई वैल्यू ऑन एथिकल बिहेवियर रिक्वायरमेंट्स, इंसेंटिव, रिवॉर्ड सिस्टम्स देना चाहिए, इंसेंटिव्स देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए एम्प्लॉयज को, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए, इंसेंटिव्स देना चाहिए। अगर आप वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो पनिश भी करना चाहिए, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके होने चाहिए। प्रमोशनल सिस्टम, रिवॉर्ड पीपल हु एंगेज इन एथिकल बिहेवियर एंड सैंक्शन दैट दोज हु डू नॉट। ठीक है, एथिकल कोर वैल्यूज आर द गार्ड रेल्स दैट हेल्प कीप द कंपनी ऑन ट्रैक व्हेन परस्यूइंग इट्स मिशन एंड इट्स क्वेस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो एथिकल बिहेवियर वो होता है एथिक्स, जिसमें आप एथिक्स को फॉलो करते हैं, जो आप कंपनी टू ऑर्गेनाइजेशन वो वैरी करता है कि वो कैसे एथिक्स बना रहे हैं। आपको एथिकल बिहेवियर में मोटिवेट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को, इंसेंटिव्स देना चाहिए, बोनस देना चाहिए, उन लोगों का मोरल बूस्ट करना चाहिए, ट्रेनिंग्स देना चाहिए अगर कुछ नया चीज में आप अपने एम्प्लॉयज को या मैनेजर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो, और पनिश भी करना चाहिए जहां जरूरत पड़े। नेक्स्ट इज गोल्स इज जस्ट लाइक विजन, बिकॉज ये भी आपका फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम पे बात करता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। They represent future state of outcome of effort put it now. The set of goals that an organization set addresses a wide range of financial and non-financial issues. Goals are close-ended attributes which are precise and expressed in specific terms. इसमें आप ये भी लिख सकते हो just like vision. Just like vision आपका goals भी होता है क्योंकि ये किस बारे में बात करता है, आपका future period of time के बारे में। Moving ahead, objectives. As you can see, objectives play a very important role in the organization. They define the organization's relationship with the environment, help an organization pursue its vision and mission, provide the basis for strategic decision making, provide the standards for performance appraisal. ये दोनों आपका vision और mission दोनों में help करता है, decision making में help करता है और performance appraisal को बढ़ाने में, improve करने में भी help करता है। As we are talking about objectives play a very important role in the organization. They define the organization's relationship with the environment, help an organization pursue its vision and mission, and also helps in decision making and provide the standards for performance appraisal. जैसे goals आपका सिर्फ vision बनाने में help करता था, but objectives आपका standard for performance appraisal और decision making में भी help करता है। ये question आ सकता है आपका कि what are the desirable characteristics in order to be effective ऑब्जेक्टिव्स। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए
मैं आपको इसका एक्रोनियम बताऊंगी लास्ट में। स्पेसिफिक, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेटिंग ऑब्जेक्टिव इज टू स्पेसिफाई व्हाट द कंपनी वांट्स टू अचीव। पहले तो आपको स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपका कंपनी क्या चीज में अचीव करना, क्या आपका कंपनी अचीव करना चाहता है, वो कंपनी क्यों अचीव करना चाहता है वो चीज, उसके लिए कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे उस प्रोसेस को अचीव करने के लिए, और क्या क्या रिसोर्सेज इन्वॉल्व होंगे, क्या क्या नीड्स होंगे, ये सारी चीजें आपके स्पेसिफिक वाले पॉइंट में आता है। इसका एक्रोनियम बनेगा आपका सम्राट, SUMRAT। ऐसे करके आप अगर ऑब्जेक्टिव्स याद करोगे तो आपको याद रहेगा। दूसरा अंडरस्टैंडेबल, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपके एम्प्लॉयज को, मैनेजर्स को, जिससे आपको काम करवाना है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी, जैसे अगर आपको कोई फ्रेंच में समझाएगा कोई भी चीज है, कोई फ्रेंच कंपनी से आप टाई अप कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है ना कि सबको फ्रेंच आएगा, आपको सबको इंग्लिश या फिर हिंदी वर्ड्स उसी में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, अंडरस्टैंड करा सकते हो और उस अकॉर्डिंग ही आप काम करवा सकते हो। तो इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। मेजरेबल, आपका नेक्स्ट पॉइंट है मेजरेबल। ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रिसाइज एंड मेजरेबल। ऑब्जेक्टिव आपका कैसा होना चाहिए? प्रिसाइज होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। ऐसा ऑब्जेक्टिव रखे जो कि मेजर्ड हो सके, मतलब आप कंपेयर कर सके उसको पास्ट रिजल्ट से एक्चुअल रिजल्ट को। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो मेजरेबल ही नहीं है, मतलब आप 2 लेबर का काम है, 2 लेबर से आप काम करवा रहे हो 10 लेबर का, तो वो मेजरेबल ही नहीं है। 10 लेबर लोग जितना काम जल्दी कर पाएगा उतना तो आपका 2 लेबर नहीं कर पाएगा, अगर आप टाइम उसको लिमिटेड ही दे रहे हो। तो वही चीज है कि अगर आप 2 लेबर से काम करवा रहे हो तो 2 लेबर जितना काम कर सकते हो उतना ही आप काम दे सकते हो। इट शुड बी मेजरेबल, इट शुड नॉट बी अनमेजरेबल। नेक्स्ट पॉइंट इज अटेनेबल। ऑब्जेक्टिव्स आपका चैलेंजिंग होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज अनरियलिस्टिक इन द चैलेंजेस इट पोजेसेस। एम्प्लॉइज में गिव देम एन ऑब्जेक्टिव दैट इज टू इजी, फेल टू मोटिवेट मैनेजर्स एंड अदर एम्प्लॉइज। ऑब्जेक्टिव्स आपका चैलेंजिंग होना चाहिए, बहुत ज्यादा इजी ऑब्जेक्टिव मैनेजर्स को मोटिवेट नहीं करेगा और गिव अप कर सकते। तो आपका ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? रियलिस्टिक होना चाहिए, वो अटेनेबल होना चाहिए, मतलब वो अचीवेबल होना चाहिए। रेलिवेंट, आपका ऑब्जेक्टिव आपके कंपनी के विजन और मिशन से रिलेट करना चाहिए। इट शुड नॉट बी अनरिलेटेड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका विजन और मिशन रेलिवेंट हो आपका ऑर्गेनाइजेशन से और रिलेटेड हो। अगर वो अनरिलेटेड होगा तो फिर वो वैल्यू क्रिएट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव ही कुछ और रहेगा और आप कुछ और ही चीज से रिलेट करोगे। तो इट शुड बी, बोथ शुड बी रेलिवेंट एंड बोथ शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। फिर टाइम बेस्ड, ऐसा नहीं है कि आप टाइम बाउंड हो या टाइम बेस्ड आप लिखो, टाइम पीरियड में वो चीज खत्म होना चाहिए जो भी ऑब्जेक्टिव आप कंसिडर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम पीरियड 2 महीना है लेकिन आप उसको 6 महीना में कंप्लीट कर रहे हो, तो वैसा काम करने के बाद कोई फायदा नहीं है। जस्ट लाइक दैट कि एग्जाम्पल कि आप एग्जाम से 10 दिन पहले रगड़ के पढ़ रहे हो और एग्जाम के 6 महीना पहले आप पढ़ ही नहीं रहे थे, तो वैसा 10 दिन का पढ़ाई से आपका रिजल्ट कुछ खास चेंज नहीं होगा, इट विल बी नेगेटिव ही ओनली। सो टाइम बेस्ड मतलब यू एक्शन ऑन द राइट टाइम सो दैट द रिजल्ट कम्स इन योर फेवर। तो टाइम बेस्ड होना चाहिए। जस्ट लाइक दैट उसमें इंपॉर्टेंट इश्यूज भी है, दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स में आप एक्रोनियम सम्राट यूज कर सकते हो। S stands for specific, U stands for understandable, M for measurable, R for relevant, A for attainable and T for time bound। इंपॉर्टेंट इश्यूज भी आ सकता है। इश्यूज भी आपका स्पेसिफिसिटी, मल्टीप्लिसिटी, पीरियोडिसिटी, वेरिफिएबिलिटी, रियलिटी और क्वालिटी, ये सारे हैं। तो इसको आप गो थ्रू करेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे, सेम रिलेटेड है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक। एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में, डिसीजन मेकिंग में और भी अदर स्टेप्स में। तो ये आप पढ़ लोगे, वही चीज दिया हुआ है, मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी लिस्टेड एज अंडर। कोई भी 6 से 7 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। पहला, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड अडैप्ट रिसोर्सेज टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड। आपको हमेशा प्रोएक्टिव रहना होगा इन कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको दिखे वो आप जल्दी ग्रैब कर सके, ताकि कॉम्पिटिटर्स उसका फायदा ना उठाए। सेकंड, टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज बाय स्ट्रेचिंग द रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कैपिटलाइज देम। आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी करना होगा ताकि आपका रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो सके और कॉम्पिटेंसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बढ़े। Next is to help managers to understand the key relation among actions, context and performance by providing the conceptual framework. As I already mentioned कि अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पे या कोई नया काम में किसी मैनेजर्स को या एम्प्लॉइज को ला रहे हो तो उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क या फिर ट्रेनिंग तो देना पड़ेगा।
फोर्थ, टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन एंजॉय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एज ऑलरेडी मेंशन्ड कि स्ट्रैटेजी आपका किसमें हेल्प करता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में। तो ये तो कोर पॉइंट है, इसको तो मिस मत करना। नेक्स्ट इज टू मॉनिटर एंड रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द डिमांड्स ऑफ की स्टेक होल्डर्स, मतलब आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए। रिस्पॉन्सिव, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिव मीन्स टू अडैप्ट द चेंजेस विच आर अकरिंग इन और एनवायरमेंट, मतलब तुरंत आपको फ्लेक्सिबल रहना ताकि कोई भी चेंज हो तो आप उसको रिस्पॉन्सिवली रिएक्ट कर पाए और उसको अडेप्ट कर सके। नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड मीट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। आपके कस्टमर्स को आपसे क्या चाहिए, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, यू शुड हैव दैट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और उसी पे आपको काम करना चाहिए। नेक्स्ट इज टू अवॉइड फेलियर बाय फोकसिंग ऑन द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अननेसेसरी का आपको ब्लॉक्स नहीं बनाना चाहिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए। टू ओवरकम इनहेरिटी एंड एक्सेप्ट द चेंजेस इन द एवर चेंजिंग एनवायरमेंट एंड रिमेन कॉम्पिटिटिव एंड एट टाइम टू सर्वाइव। आपको करने के लिए हमेशा चेंज को अडेप्ट करना पड़ेगा, इट इंपॉर्टेंट। टू डेवलप अ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एटीट्यूड एंड टू थिंक स्ट्रेटेजिकली, और आपको हमेशा क्रिएटिवली और इनोवेटिवली थिंक करना पड़ेगा जो कि आपको आपके और कॉम्पिटिटर से डिफरेंट बनाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशनल जेनोमिक्स। ऑर्गेनाइजेशनल जेनोमिक्स के बारे में बता दूं कि जस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के बारे में बताता है कि कैसे आप मोटिवेट करते हो, किस कौन कौन से इफेक्टिव तरीके से आप मोटिवेट करते हो, कैसे आप कॉमन सेट गोल्स क्रिएट करते हो, इफेक्टिव एंड कम्युनिकेशन कैसे हेल्प करता है, क्या क्या आप स्टेप्स लेते हो, क्या क्या एटीट्यूड रखते हो, ये सारी चीजें आपकी है। इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, इसलिए मैं इसको एक बार आप गो थ्रू करेंगे तो आप समझ जाएंगे। मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। आई विल मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। लीडरशिप, आप कैसा चाहते हैं कि आपका लीडर कैसा होना चाहिए? लीडर विजनरी होना चाहिए, क्योंकि लीडर एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो दूर तक देखे। अगर कोई कंपनी खड़ा कर रहा है तो उसका एक ग्रेट विजन होना चाहिए कि वो आने वाले 20 साल में अपना कंपनी को कहाँ देख रहा है। तो ही शुड बी अ गुड विजनरी। उसका आइडियाज यूनिक होना चाहिए, वो इनोवेटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट कि उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके बातों में कमांड होना चाहिए ताकि वो दूसरे को अपना बात बता सके और अंडरस्टैंड करा सके और दूसरे उसके बात को समझे और उसके बातों को अग्री करे। तो वैसा होना चाहिए एक लीडर। एक लीडर को हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से आगे होना चाहिए, उसको अंदर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों का ख्याल रखना चाहिए। एक लीडर को हमेशा विजनरी होना चाहिए, उसको कमिट करना चाहिए, कमिटमेंट उसको रखना चाहिए अपने काम से। अगर वही कमिटमेंट नहीं रखेगा अपने काम से तो उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी उस चीज को हल्के में लेंगे और ज्यादा सीरियसली काम नहीं करेंगे। इस वजह से एक स्ट्रैटेजिक लीडर को हमेशा कमिटेड होना चाहिए अपने वर्क को। इट शुड बी दैट वर्क कम्स फर्स्ट, इट शुड बी द प्रायोरिटी। तो दीज वर द पॉइंट्स व्हिच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। Strategic leader should be visionary, as I already said. He should be capable of eloquently communicating this vision to others. उसको अपना विजन एक्सप्रेसिव होना चाहिए ताकि वो विजन बता सके कि आने वाले 20 साल में जहाँ वो कंपनी को देख रहा है वो उतना फ्रीली एक्सप्लेन कर पाए, ताकि जो भी लोग उसके साथ काम करने वाले वो लोग भी समझे कि आने वाले 20 साल में वो लोग भी कंपनी को कहाँ देख रहे हैं और वेयर दे आर स्टैंडिंग इन द नेक्स्ट अपकमिंग 20 years. A good strategic leader must have the ability to identify and articulate the business model of the organization and use to attain the vision. Strategic leader should demonstrate a sense of commitment towards the vision and the business model through his actions or words, जो कि मैंने पहले भी बताया. Develop a strong network of both formal and informal sources to remain well informed about whatever is happening in and around the organization, internal or external environment. Strategic leader should be able to recognize and empower subordinates to make decisions. आपको लीडर को हमेशा पावर अपने हाथ में नहीं रखना है. He should be कैपेबल इनफ कि वो सही इंसान की परख करे और उस अकॉर्डिंग पावर्स को डिवाइड करे, ताकि किसी को ये ना लगे कि एक ही इंसान के अंडर में पावर है एंड दे आर जस्ट वर्किंग अंडर अ पर्टिकुलर लीडर. सो दीज वर द पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडरशिप. ये भी आ सकते हैं, इसमें से भी आप कोई भी 5-6 पॉइंट्स याद रखें. इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ सकता है. मूविंग फॉरवर्ड, इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म जो है आपका डैनियल गोलमैन ने दिया है 1998 में. ये डिस्क्राइब करता है बंडल ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एंड मेनी स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव लीडर्स एग्जिबिट. सेल्फ अवेयरनेस. लीडर कैसा होना? लीडर को सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, उसको खुद को अपना ओन मूड्स इमोशंस को
के बारे में सेल्फ अवेयर होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन, एबिलिटी टू कंट्रोल एंड रीडायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सिव और मूड्स, दैट इज टू थिंक बिफोर एक्टिंग। कुछ भी चीज पे रिएक्ट करने से पहले उसको सोचना चाहिए, मोटिवेशन, पैशन फॉर वर्क होना चाहिए जो कि आपका प्रोस्पेरिटी लाइफ परस्यू करे, गोल्स को परसिस्ट। एम्पैथी होना चाहिए, मतलब उसको इतना आना चाहिए कि वो अंडरस्टैंड कर सके दूसरे का फीलिंग्स और दूसरे के व्यू पॉइंट्स को, सबॉर्डिनेट्स को, उसके अलग अपने पार्टनर्स का फीलिंग्स को भी उसको समझना चाहिए। सिर्फ हर जगह मैं नहीं करना चाहिए। सोशल स्किल्स, फ्रेंडलीनेस होना चाहिए with a purpose के। So according to Goleman, self-aware and self-regulating individuals tend to be more confident and better able to cope with ambiguity and more open to change. People respect leaders who are self-aware and self-regulating। अगर आपको पता है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, आप अपने मूड्स पे, इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हो, तो वैसे लीडर्स की हर जगह रिस्पेक्ट होती है। People who are self-aware recognize their own limitations and being self-regulated, consider their decisions regularly. Strong motivation, exhibit in a passion for work and can be infectious. It motivates subordinates to upgrade and tend to give their best. Leaders अगर passionate हो, कमिटमेंट हो उसका वर्क के प्रति, अपना काम के प्रति, तो उसके अंडर में जो लोग काम करते हैं वो लोग भी पैशनेट होंगे और वो लोग भी गोल को अचीव करने में अपनी पूरी मेहनत करें। मूविंग अहेड इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में आपको बता दे रहे क्या क्या चीज आपको चेंज करना चाहिए। कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, बिजनेस प्रोसेस में अपडेशन हो सकता है, लीडरशिप चेंजेस हो सकता है, अपडेटेड थिंकिंग हो सकता है, न्यू सॉफ्टवेयर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, शिफ्ट इन स्ट्रैटेजी हो सकता है। अब स्ट्रैटेजी जरूरी नहीं कि जो स्ट्रैटेजी हमेशा से चलते आई है या जो स्ट्रैटेजी आपकी चलते रही है वो स्ट्रैटेजी हमेशा फ्रूटफुल हो। जस्ट लाइक दैट, इस पे एग्जाम्पल ले सकते हो कि 1 मंथ पहले की हमारी स्ट्रैटेजी एग्जाम की कुछ और रहती है, लेकिन जस्ट बिफोर अ वीक ऑफ एग्जाम द स्ट्रैटेजी चेंजेस and day before the exam the strategy changes. Just like that in any organization or any company also the strategies varies according to the time period. तो इसमें आपके कुछ इन्वॉल्वमेंट, कुछ मेथड्स है वो आपको याद करना चाहिए, जैसे कि मैकेंजी का 7S फ्रेमवर्क है, ये आपका आ सकता है एमसीक्यूज में, तो मेक श्योर कि आप 7S याद करें। स्टाइल, स्किल, सिस्टम, स्ट्रक्चर, स्टाफ, स्ट्रैटेजीज, शेयर्ड वैल्यूज एंड गोल्स एंड कर्ट लिवन का भी आता है। अनफ्रीज, चेंज, रिफ्रीज, ये उनका कॉन्सेप्ट है। और एमसीक्यू बेस्ड आपको ये सब एक बार देख लेना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में ये आ सकता है। टॉपिक इज अलाइनमेंट विद इंडिविजुअल लेवल ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका? जॉब स्पेसिफिक गोल्स होता है हर इंडिविजुअल का। पर्सनल ऑब्जेक्टिव आपका होता है इंडिविजुअल एम्प्लॉय का। क्या मैनेजर्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए 6 से 7 आपका पर वीक के अकॉर्डिंग आपका गोल सेट करते हैं कि हाँ ये उसका ऑब्जेक्टिव है जो उसको कंप्लीट करके देना चाहिए, ये सारे टास्क है। द गोल इज टू अचीव क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एफर्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द टीम। फॉलोइंग आर द पॉइंट्स, लेट्स हैव अ लुक। एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स आर वेज टू मेजर प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस फॉर अ मेंबर ऑफ टीम। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए ताकि वो मेजर कर सके उसका पास्ट परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को, कि वो बेटर हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिस कैन हेल्प एम्प्लॉयज बेटर अंडरस्टैंड देयर रोल्स एंड हेल्प मैनेजर्स गाइड देयर टीम्स इन अचीविंग इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल गोल्स। ये एम्प्लॉयज को भी हेल्प करता है, मैनेजर्स को भी हेल्प करता है, एम्प्लॉयज को हेल्प करता है ताकि वो अपना कंपेयर कर सकते हैं, और मैनेजर्स को भी हेल्प करता है कि उसको कहाँ दिक्कत है, कहाँ उसको और मेहनत की जरूरत है। नोइंग हाउ टू राइट इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स कैन हेल्प लीडर्स एंड टीम मेंबर्स क्रिएट अ मोर प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट। कहाँ इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स है, अगर आपको पता चल जाए कि कहाँ आपको मेहनत करना है तो वहां आप मेहनत करके उस चीज में आगे बढ़ सकते हैं। एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स आर टारगेट्स दैट एन एम्प्लॉय एंड देयर मैनेजर एग्री ऑन टू मेजर द एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस। कंपनीज में सेट न्यू ऑब्जेक्टिव्स फॉर द एम्प्लॉयज क्वार्टरली, बायनली और एनुअली। कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉयज के लिए नया ऑब्जेक्टिव्स भी सेट कर सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी वेदर इट विल बी हाफ ईयरली, quarterly, annually, biannually and etc. These objectives provide employees with guidance for the responsibilities that contribute to a larger company goals. जैसे कि मैंने बताया कि कभी भी अगर आप कोई नए प्रोजेक्ट पर काम करते हो तो उसमें आपको ट्रेनिंग और गाइडेंस मिलती है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी मिलते हैं। एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स पीरियडिकली रिव्यू द एम्प्लॉय प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग देयर गोल्स। एम्प्लॉय और मैनेजर्स अपने वर्क को पीरियडिकली रिव्यू करते हैं ताकि वो अच्छा बेटर परफॉर्म कर सके। तो इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव को मेक श्योर करने के लिए इसका एक एक्रोनियम है स्मार्ट, वो होता है, उसको आपको करना चाहिए। जस्ट लाइक बिफोर मैंने जो बताया था कि स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, टाइम बेस्ड होना चाहिए। वही चीज तो यहाँ पे लिखा है कि स्पेसिफिक
स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब वो क्लियर होना चाहिए। मेजरेबल मतलब कि वो मेजर्ड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी रख दे और वो हो ही नहीं पा रहा। अटेनेबल मतलब कि चैलेंजिंग होना चाहिए और वो पॉसिबल हो अचीवमेंट का। रेलिवेंट मतलब इट शुड बी रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन इन विच यू आर वर्किंग, इट शुड नॉट बी अनरिलेटेड। टाइम बेस्ड मतलब कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही खत्म होना चाहिए। नेक्स्ट इज फास्ट फ्रेमवर्क, अभी तक तो नहीं आया। फास्ट फ्रेमवर्क आपका पीटर ड्रकर ने दिया है मैनेजमेंट बाय एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स को। वो कहता है कि सम्राट और स्मार्ट जो है वो ट्रेडिशनल हो गया, फास्ट इज द न्यू वन। तो फास्ट में आपका क्या क्या है, ये एक्रोनियम है, इसको आपको याद करना चाहिए। फास्ट फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड, ए स्टैंड्स फॉर एम्बिशियस, एस फॉर स्पेसिफिक एंड टी फॉर ट्रांसपेरेंट। Definition: goals should be frequently discussed in order to see the progress, allocate resources as to when needed, prioritize or initiatives and provide feedback। मतलब गोल्स आपको फ्रीक्वेंटली डिस्कस करना चाहिए अपने लोगों, अपने मैनेजर्स और एम्प्लॉयज के साथ, ताकि वो लोग एलोकेट कर अपना वर्क प्रायोरिटाइज कर सके और अब फीडबैक भी आप दे सके उन लोगों के काम पे। एडवांटेजेस क्या होगा कि गाइडेंस मिलेगा इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे, एम्प्लॉयज ज्यादा फोकस्ड रहेंगे इंपॉर्टेंट मैटर्स में, परफॉर्मेंस फीडबैक मिलेगा तो वो लोग गोल्स पे कंसंट्रेट करेंगे ज्यादा अच्छे से कि हाँ मेरी कहाँ गलती है, हम कहाँ अच्छे हैं। इवेलुएट करेंगे प्रोग्रेस और हेल्प करेंगे करेक्शंस में। एम्बिशियस, गोल शुड बी चैलेंजिंग और एम्बिशियस बट नॉट इम्पॉसिबल टू अचीव। मतलब चैलेंजिंग होना चाहिए आपका गोल्स, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो इम्पॉसिबल अचीव करने के लिए। इसका एडवांटेज क्या होगा, मोटिवेट्स परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड टीम towards goals, helps in minimizing the risk of down paying, focuses on the innovative ways to achieve goals। innovation के वजह से हेल्प कर सकता है अचीव गोल्स करने में। मोटिवेशन एक अच्छा इम्पैक्ट कर सकता है। स्पेसिफिक, गोल शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू स्पेसिफिक मैट्रिसेस सो दैट देयर इज अ क्लैरिटी इन अचीविंग द गोल्स। क्लियर होना चाहिए गोल्स, क्लियर मेंशंस होना चाहिए व्हाट एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर। क्या आप चाह रहे हो कि आपका एम्प्लॉयज आपको डिलीवर करे, वो चीज लोगों को पता होना चाहिए। परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल और टीम्स का एनहांस होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है डेविएशंस का। ट्रांसपेरेंट, गोल्स एंड देयर अचीवमेंट शुड बी मेड पब्लिक फॉर ऑल एम्प्लॉयज टू सी। गोल्स और अचीवमेंट्स जो है वो आपका सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी जस्ट फॉर द corporate level or board of directors or the shareholders of the company. It should be transparent and it should be public and everyone can see what is the progress of the company। तो ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पीयर प्रेशर होना चाहिए हमेशा, ताकि नहीं तो अगर आपके ऊपर पीयर प्रेशर नहीं रहेगा कि लोग क्या बोलेंगे या क्या सोचेंगे आपकी कंपनी के बारे में, तो आप कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर ही नहीं रहेगा। बट जब आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है तो आप अच्छा परफॉर्म करते हो। Use of peer pressure on performance to goals clearly showcases the activities and contribution of the employees towards goals achievement. Helps employees understand the agenda of other employees and the teams. Clearly showcases the activities and contribution of the employees towards goal achievement. Helps to identify the strategies those are redundant and are aligned to the overall organizational goal. Again, it is a very important concept, so make sure कि आप इसे याद रखें। Next is performance objective. Performance objectives of employees are set so that they can know that what is expected to them and they are accountable for। they can be performance based, development led। productivity आपका enhance करने के लिए performance objectives होता है। quality and efficiency check करने के लिए होता है। education and self development के लिए भी आपका ये होता है। ये सारी नॉर्मल चीजें हैं, इसको आप गो थ्रू करोगे एक बार तो समझ में आ जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंस स्कोर कार्ड। यहाँ से यहाँ तक तो ऑब्जेक्टिव से दिया है। बैलेंस स्कोर कार्ड स्टार्ट यहाँ से हुआ है। The balanced scorecard was developed by Robert S. Kaplan and David Norton at Harvard Business School। सिस्टम प्राइस क्या करता है, आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प करता है इंप्रूव करने में, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट मैटर्स के तरफ ध्यान ले जाने के लिए हेल्प करता है। इसमें 4 तरीके के आपके पर्सपेक्टिव्स होते हैं, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल, बिजनेस, लर्निंग एंड ग्रोथ। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स आपका फाइनेंशियल मेजर सच एज रेवेन्यू, अर्निंग्स, रिटर्न्स के ऊपर ध्यान देता है। कस्टमर पर्सपेक्टिव यानी कस्टमर आपका क्या चाह रहा है, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाट द कस्टमर वांट्स। इज द सर्विस और गुड्स व्हिच यू आर रेंडरिंग टू योर कस्टमर दे आर गेटिंग satisfied or not, it comes under customer perspective। Next is internal business perspective। It is very important to identify the key business process that should be excelled to meet the organization objective and customer satisfaction। This provides data regarding the internal business results that have led to financial success and satisfied customers। Internal business का भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि what is going on in your internal business rather than just focusing on the external environment of your business। Learning and growth perspective आपका 4th है। ये बिजनेस जो है वो हमेशा आपका चेंज होते रहता है। इट इज ऑलवेज अनसर्टेन एंड
dynamic, so you should always be ready to learn the new changes which are coming, so that it will be fruitful in the future if there is some changes occurring in the future. तो ये सारे 4 आपके पर्सपेक्टिव्स है जो आपको याद रखने चाहिए. बैलेंस स्कोर कार्ड पे मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स अपलोड कर दिया है, सो इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू इट. इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं. वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैप्लन नॉर्टन ने इसको बताया था. बैलेंस स्कोर कार्ड आपका कुछ स्टेप्स भी इन्वॉल्व करता है. पहला स्टेप है कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट मतलब आपका इंटेंशन क्या है, जो कि इंटेंशन जो है आपका वो कंपनी का विजन और मिशन से मैच करना चाहिए. सेकंड स्टेप की फाइनेंशियल कस्टमर को इंटरनल लर्निंग ग्रोथ कैसा इनोवेटिव और कैसे कितना पर्सपेक्टिव आपका कितना क्रिएटिव पर्सपेक्टिव है. नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज स्ट्रेटेजिक मैपिंग थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज दैट आर डिराइव फ्रॉम द स्ट्रेटेजीज. क्या क्या आपके ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज है जो कि आप डिराइव कर रहे हो, जो अपने स्ट्रेटेजीज को यूज करा है, अप्लाई करा है. फाइनल स्टेप क्वांटिटेटिव मेजर्स और मैट्रिसेस शुड बी एस्टैब्लिश्ड टू मेजर एक्यूरेटली द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द स्पेसिफिक एरियाज. हर स्पेसिफिक एरियाज में आप प्रीवियस परफॉर्मेंस से अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करें ताकि आपको जो भी रिजल्ट है वो क्लियरली पता चले. EVA ड्रिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, आप FM में भी पढ़ेंगे. आपका EVA बता दे रही हूँ, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नो पैड माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इसका 2 मेन एडवांटेजेस होता है. फर्स्ट, इट सेट्स अ मोर डिमांडिंग परफॉर्मेंस डिसिप्लिन फॉर मैनेजर्स. एज टर्न्स steward calculation show many major corporations apparent profitability disappears once cost of capital is taken into account. Another one is using economic profit improves the allocation of capital between the different business of the firm by taking account of the real cost of more capital intensive business. या बस go through कीजिएगा, इससे कुछ नहीं आएगा. तो that was the end of this beautiful chapter. I hope ये chapter आपको अच्छे से समझ में आया हो. और if you're liking my videos then please do like, share and subscribe to my channel. It would be great, and do comment what video you guys want next, whether you want it on CA intermediate chapters, topics, subjects, or CMA foundation, CMA intermediate. So it become way या किस ग्रुप के स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं उस अकॉर्डिंग मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगी. So at last, thank you for watching, and if you find it helpful, please do subscribe to my channel, and let's meet on the next video. Till that time, bye bye.